हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मानक विलयन कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो इसमें इस प्रैक्टिकल में आपके वाइवा में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी मैं बता दूंगा, और इसको बनाते कैसे हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है वो भी बताएंगे। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। अब इसमें जैसे हमें बनाना है क्या, मानक विलयन। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो सकता है आपका कि विलयन क्या कहलाता है, और फिर उसके बाद हो सकता है कि मानक विलयन क्या कहलाता है ना। तो मानक विलयन क्या कहलाता है? विलयन दो विलयन जो होता है आपका सॉल्यूशन, दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? विलायक और विलायक प्लस विलेय, है ना। इन दोनों का योग आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ये विलयन हमारा कैसा मिश्रण होता है? विलयन हमारा समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा विलायक और विलेय दोनों अलग अलग हैं। अब विलायक और विलेय क्या कहलाते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। तो सॉल्वेंट वो पदार्थ होता है या फिर वो पदार्थ है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ये जो हमारा विलेय है, ये विलायक है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और विलेय जो है ये किसमें कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, पानी में हमने नमक को घोला। यहाँ पे नमक हमारा क्या है? सोल्यूट है, और पानी हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो पानी हमने अधिक मात्रा में लिया और नमक हमने कम मात्रा में लिया, हमने उसमें नमक को घोल दिया। अब जब हम उसमें घोल दिए तो हम उस पानी को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये हमारा पानी का मॉलिक्यूल अलग है और ये हमारा नमक का मॉलिक्यूल है। तो ये जो हमें मिश्रण मिलेगा घोलने के बाद, वो हमारा क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है मानक विलयन। अब मानक विलयन क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसकी टाइम के साथ जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बदले ना, या फिर उसका कंपोजिशन जो है चेंज ना हो। तो मानक विलयन हम किसका किसका बनाते हैं? जैसे हमारा हो गया ऑक्जेलिक एसिड हो गया। पहला तो हम ऑक्जेलिक एसिड का बनाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा हो गया सोडियम कार्बोनेट, है ना। इनका हम क्या बनाते हैं? मानक विलयन बनाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, COOH, है ना। ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है। और जो हम अपने लैब में इस्तेमाल करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, वो ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसमें जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है? इसमें दो H2O के मॉलिक्यूल भी जुड़े होते हैं। तो ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। और सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3। ये हमारे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें बनाना क्या है? मानक विलयन। मानक विलयन हम ऑक्जेलिक अम्ल का बनाएंगे। जो हमारे प्रैक्टिकल में है वो ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना है। अब मानक विलयन भी कैसा बनाना है? उसमें लिखा रहता है NY30 का, NY40 का, या फिर NY10 का। अब यहाँ पे N क्या है? N जो है, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का बोल दिया जाए कि आपको NY10 का सोल्यूशन बनाना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। तो N क्या है यहाँ पे? N जो है वो किसको बताता है? आपके नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या कहलाती है? वाइवा में क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं आपसे कि नॉर्मेलिटी क्या कहलाती है। नॉर्मेलिटी जो है एक सांद्रता, कंसंट्रेशन बताने की एक टर्म होती है। ऐसे ही हमने क्लास में भी पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, फॉर्मेलिटी पढ़ी थी, और मोलैलिटी। चार तरीके की टर्म पढ़ी थी। PPM भी हमने पढ़ी थी, PPB भी पढ़ी थी। ये सारी जो टर्म है क्या है? कंसंट्रेशन निकालने की टर्म्स हैं। इससे हम सांद्रता को बताते हैं। तो हमारे सिलेबस में है केवल नॉर्मेलिटी का, तो हम वही पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी होती क्या है? इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम देखेंगे नॉर्मेलिटी
आपके वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मेलिटी क्या कहलाती है, नॉर्मलता बोलते हैं इसे हिंदी में। इसको दिखाते किससे हैं हम, एन से दिखाते हैं। अब नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मेलिटी सांद्रता को बताती है, कंसंट्रेशन को बताती है। ये कैसे बताती है कि जो हमारा विलयन है, 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स घुले हुए हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसे हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यदि इसको हम n से दिखाएं, है ना, यदि हम इसको n से दिखाएं तो n को हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम किससे दिखाएंगे, E से दिखाएंगे। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मलता को लिख सकते हैं n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह लिख सकते हैं m अपॉन E। तो ये हो जाएगा अपना m अपॉन E इंटू V। ये V किस में है, हमारा लीटर में है। यदि हम इसी को ml में ले लें, किस में ले लें, ml में ले लें, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता हमने देखी कि कहलाती क्या है, नॉर्मलता नॉर्मलता होती है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स घुले हुए हैं, वो हमारी नॉर्मेलिटी कहलाती है ना। अब नॉर्मेलिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा। अब हमारे जो प्रैक्टिकल में है वो क्या है कि हमें NY10 का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है ऑक्जेलिक एसिड का। तो देखो अभी हमने ये क्या देखा, ये हमारा क्या है, E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है ना, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, इक्विवेलेंट वेट के लिए अरे साला स्टॉप कर देना यार सर। हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास को अपन निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है ना, n फैक्टर। अब यहाँ पे मोलर मास आप सभी जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे हम यदि आपको कहें कि हमें H2O का मोलर मास बताइए, H2O का कितना होगा, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो जो H2O मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास हमें कितना मिल जाता है, यहाँ से 18। ये इसका H2O का क्या हो गया, मोलर मास। इस तरीके से हम मोलर मास निकालेंगे। अब यहाँ पे n फैक्टर क्या है, n फैक्टर ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने HCl एग्जाम्पल लिया, HCl है ना, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो ये किस में टूटेगा, H+ और Cl माइनस में, Cl माइनस में। तो यहाँ पे या तो आप पॉजिटिव चार्ज की संख्या देख लो या फिर निगेटिव चार्ज की संख्या देख लो, तो ये आपका n फैक्टर कहलाएगा। जैसे HCl के केस में जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए यहाँ पे हमें जो इक्विवेलेंट मास है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑक्जेलिक अम्ल का हमें मानक विलयन बनाना है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का हम फॉर्मूला लिखेंगे COOH इंटू 2H2O, है ना। इसका हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट मास बताना है, E बताना है। ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इस ऑक्सीजन का भी 16, हाइड्रोजन का 1, इस कार्बन का 12, इसका 16, इसका भी 16, इसका 1, है ना। अब H2O का कितना होता है, 18 होता है, हमें पता है, अभी हमने निकाला था, और इसका 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल मोलर मास है हमारा कितना हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का जो मोलर मास होता है वो आ जाएगा 126, 126,
ये क्या है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर मास। अब हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑक्जेलिक अम्ल का, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि नॉर्मलता निकाल रहे हैं। तो नॉर्मलता के लिए हम देखना पड़ेगा एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे देखेंगे, यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। जैसे हम ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, इससे हम ये दोनों हाइड्रोजन को यदि निकाल दें बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमें दो क्या मिल जाएंगे, H प्लस आयन मिल जाएंगे। तो ये कितनी है संख्या, 2 है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर हो जाएगा हमारा, वो कितना होगा, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए 2 होगा। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 63। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 63 होता है। अब इस 63 की हेल्प से ही हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, मानक विलयन बनाएंगे। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, देखो हम ये बेसिक समझ गए, नॉर्मलता क्या होती है वो हमने देख लिया, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, मानक विलयन क्या कहलाता है, ये हमने देखा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, ये हमें निकालना रहता है, मास निकालना रहता है, तो इसको हम पक्षांतर करके ऐसा भी लिख सकते हैं, m बराबर E n v अपॉन 1000। ऐसे हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, नॉर्मलता वाले को, है ना। अब जो हमारा प्रैक्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो हमारा प्रैक्टिकल है, हमें मानक विलयन बनाना है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का कैसा बनाना है, NY10 का बनाना है, ऑक्जेलिक एसिड का NY10 का मानक विलयन बनाना है, कितने, 100 ml वाटर में, है ना। 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है हमें ऑक्जेलिक अम्ल का NY10 का। तो हमें कितने, जैसे देखो हमारे पास जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, पाउडर फॉर्म में रहता है। इसको यदि मैं खोल के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो किस में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। अब हमें इसका मानक सॉल्यूशन बनाना है, तो इसे हमें क्या तौलना पड़ता है, वेइंग मशीन में इसको कितने ग्राम लेना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी इसको निकालने के लिए हम ये किसमें, इस फॉर्मूले में रखेंगे, है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं m बराबर, देखो E हमें पता है, अभी हमने निकाला था ऑक्जेलिक एसिड का, E ऑक्जेलिक एसिड का कितना था, 63, इक्विवेलेंट मास जो है 63 था। तो यहाँ पे E की जगह हम ऑक्जेलिक एसिड का निकाल रहे हैं, मास कितना लेना पड़ेगा हमें, ये वाला मानक विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम लेना है ऑक्जेलिक एसिड, वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 63 इंटू, अब ये हमारा नॉर्मेलिटी को बताएगा, नॉर्मलता को। तो इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, 1/10, यानी कि हमें n/10 का बनाना है, तो इसको 1/10 लिखेंगे हम, ये 10। v वॉल्यूम जो है कितना लेना है, 100 ml डिवाइडेड बाय 1000, है ना। ये जो आपका बटे में है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 0.63 ग्राम आएगा। अब ये 0.63 ग्राम क्या करना है, हमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है। आपने प्रैक्टिकल लैब में देखी होगी एक वॉल्यूमेट्रिक, ये तो हमारा कोनिकल फ्लास्क है। इसी तरीके से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जो नीचे एकदम सर्कुलर शेप में होता है, और उसकी जो ये फनल नली होती है वो थोड़ी क्या होती है, लंबी होती है। तो उसमें हमें 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है। उस फ्लास्क में पहले तो हमें कितना 0.63 ग्राम 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड हमें वेइंग मशीन से पहले वे कर लेना है, तौल लेना है। उसे तौले हुए ऑक्जेलिक एसिड को हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद उसको जो मार्किंग रहती है यहाँ नली के उसके मुंह के पास एक मार्किंग रहती है, जहाँ तक आप पानी फिल करोगे तो वो 100 ml का सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो उसको आप 100 ml तक ऐसे फिल कर दोगे और
उसको ऐसे सेक कर दोगे तो आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है पूरा घुल जाएगा। इस तरीके से आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल का है मानक विलयन बन के तैयार हो जाएगा। कितने का? N/30 का। देखो अब ये हमने पूरा प्रैक्टिकल किया। अब इस प्रैक्टिकल में जो है हमारा जो विलयन बना, इससे वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो यही बनेगा कि फॉर्मूला क्या होता है मास निकालने के लिए, कि कितने ग्राम हमें ऑक्जेलिक एसिड लेना है। तो उसके लिए या तो ये m लिख लो या फिर w से भी इसको दिखाते हैं, वेट, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है EnV/1000। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। और जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, उसमें 2H2O हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। इसका जो मोलर मास है ना, मोलर मास है वो 126 है, 126 है। और इसका इक्विवेलेंट मास है वो कितना है? 63 है। जब हम 126 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 63। 2 यहाँ पे क्या है? n फैक्टर को बताता है। ये आपके ऑक्जेलिक एसिड के बारे में हुआ। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानक विलयन क्या कहलाता है। तो मानक विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनकी कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता हमें पता हो, जिनकी सहायता से हम अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, या फिर ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता, समय के कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मानक विलयन कहलाते हैं। अब मानक विलयन भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब प्राथमिक मानक विलयन और द्वितीयक मानक विलयन, इनमें क्या अंतर होता है? तो प्राथमिक मानक विलयन वे विलयन कहलाते हैं जो कि प्राथमिक मानक विलयन जिनकी सांद्रता या फिर कंपोजिशन जो है ना, संगठन जो है टाइम के साथ चेंज ना हो। तो प्राइमरी मानक विलयन में कौन कौन से आते हैं? आपके ऑक्जेलिक अम्ल आता है और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये दोनों आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आते हैं। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कौन से आते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी संगठन, कंपोजिशन जो है टाइम के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप NaOH का एग्जांपल ले लीजिए। NaOH को यदि आप लैब में रखा हुआ है, यदि आप उसको खुला छोड़ के रख देंगे तो वो कुछ टाइम पे क्या हो जाता है? मॉइस्चराइज हो जाता है। मतलब जो आपके सराउंडिंग में एयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके क्या होता है? पिघल जाता है। जो हमारा NaOH है वो पैलेट्स के फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यदि उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वो कुछ देर बाद आप यदि देखोगे तो वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। तो जो आपका NaOH है उसकी कंपोजिशन क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो उसको NaOH को हम पहले से बना के विलयन सॉल्यूशन को पहले से बना के नहीं रख सकते, है ना। जब हमें NaOH का सॉल्यूशन का यूज होता है तभी हम उसको बनाते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड वगैरह ऐसे हैं कि इनका जो कंपोजिशन है वो टाइम के साथ क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो इनको हम बना के पहले से ही हमारे पास स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मानक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है ना। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए एक फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है ना। ये हमने शुरू में ही देखा था। इक्विवेलेंट मास ये कहलाएगा। अब ऑक्जेलिक अम्ल का इक्विवेलेंट मास होता है 63 ग्राम। इसके बाद और क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं? बस यही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल में है कि आप ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से NaOH का मानक विलयन बनाइए। तो देखो हमने ये ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बना लिया, है ना। मानक विलयन बना लिया जिस कितने में? 100 ml में हमने मानक विलयन बनाया ऑक्जेलिक अम्ल का। इसके लिए हमें कितना ऑक्जेलिक अम्ल लेना पड़ा? 0.63 ग्राम प्लस 100 ml H2O, है ना। ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसको जब हम एक कॉनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में घोलेंगे तो हमें 100 ml का सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का।
अब इस ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से हमें NaOH का कितना बनाना है, NaOH का विलयन बनाना है हमें NY10 का, NY10 का NaOH का विलयन बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में बनाना है। अब NaOH का सॉल्यूशन हम तो बना लेंगे, पर जो हमारे पास NaOH है जरूरी नहीं है कि वो हमें प्योर फॉर्म में ही मिले। क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया कि NaOH हमारे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कुछ मतलब मॉइस्चराइज हो जाता है ना, तो जो हमने वे करके तौल के जैसा हमने ऑक्जेलिक अम्ल को बनाया है, वैसे ही हम तौल के पहले तो NaOH का सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे हमें 100 ml में बनाना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा वेट NaOH का, इसके लिए फॉर्मूला होगा EnV/1000, है ना। देखो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, E हमें पहले पता होना चाहिए। सोडियम का मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा, 23 + 16 + 4, ये हो जाएगा आपका 40। ये क्या है, मोलर मास है ना। अब इसमें N फैक्टर कितना होगा, NaOH को जब आप तोड़ोगे तो किस में टूटता है, Na+ में और OH- में। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये जो NaOH है इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा आपका, 40 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये निकालोगे कि हमें 100 ml पानी में कितने ग्राम NaOH लेना है, तो ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप लिखोगे 40, N की जगह लिखोगे 1/10, है ना, 1/10। ये भी आपको 100 ml में बनाना है, इंटू 1000 पहले से था आपके फॉर्मूले में। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे, ये आपके 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4 ग्राम। मतलब आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 0.4 ग्राम NaOH लेना है और उसमें 100 ml क्या लेना है, वाटर लेना है। इससे हमारा जो है NaOH का 100 ग्राम का विलयन, NaOH का N/10 का 100 ml में विलयन बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने ये विलयन तो बना लिया, अब हमें ये कैसे पता कैसे लगाएंगे कि ये जो हमारा विलयन बना है वो N/10 का ही है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन किसके साथ करेंगे, अब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करेंगे, है ना। टाइट्रेशन आप लोग शायद लैब में आके कुछ बच्चों ने किया भी था, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता देता हूँ। टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन में हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 विलयन होते हैं। एक विलयन की सांद्रता हमें पता होती है और एक की पता हमें नहीं होती है। जिसकी नहीं पता होती है उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन हम जिसकी पता होती है उसकी सहायता से निकालते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, अनुमापन, टाइट्रेशन। मतलब नोन कंसंट्रेशन से अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड करना, वो आपका क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन कहलाएगा। अब हमें ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी तो पता है, ये कितनी है, NY10 है। हमने NaOH का सॉल्यूशन लिया, जो हमारा NaOH होता है वो कैसा होता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमने NY10 का सॉल्यूशन बनाया तो उसको हम कॉन्फिडेंस के साथ वो बता नहीं सकते हैं कि ये हमारा NY10 का ही सॉल्यूशन बना है। तो इसके लिए हम जांचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो NY10 का ही बना है, हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, है ना। अब टाइट्रेशन क्या होता है, नोन की हेल्प से अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड करना। तो अब हम इसको करते कैसे हैं टाइट्रेशन को, टाइट्रेशन के लिए ये एक आपका ब्यूरेट होता है, नीचे हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड में हम अपने ब्यूरेट को फंसा लेते हैं। ब्यूरेट में हम अपने NaOH का सोल्यूशन भर लेते हैं, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है। इसमें हम पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल के 10 ml, मतलब 10 ml इसमें क्या ले लेते हैं हम, 10 ml ऑक्जेलिक एसिड भर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड भरा और इसमें हम 0 तक, यहाँ तक क्या फिल कर लेते हैं, NaOH का सोल्यूशन फिल कर लेते हैं। अब इस जो ऑक्जेलिक अम्ल इसमें लिया है कोनिकल फ्लास्क में, इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं, वो क्या होता है हमारा इंडिकेटर।
जिसे हम हिंदी में सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर में हम क्या लेते हैं, हमारा फिनोफ्थेलीन लेते हैं इंडिकेटर। फिनोफ्थेलीन जो होता है हमारे कैसा होता है, यदि उसको बेसिक वो मिली, बेसिक कंडीशन मिली, यदि क्षारीय कंडीशन मिली तो वो कैसा कलर दे देता है, हमारा पिंक कलर दे देता है हमारा कौन, फिनोफ्थेलीन, है ना। तो फिनोफ्थेलीन हमारा क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर है। इसमें से हम 2-3 बूंद इंडिकेटर डालेंगे अपने जो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन था उसमें हम 2-3 बूंद फिनोफ्थेलीन डालेंगे। फिर हम अपना टाइट्रेशन चालू करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कॉर्क को धीरे धीरे खोलेंगे, डालते जाएंगे, थोड़ा सेक करते जाएंगे, अपनी कोनिकल फ्लास्क को करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा ये ट्रांसपेरेंट ऑक्जेलिक अम्ल का सॉल्यूशन था वो क्या हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। जब पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो हम यहाँ की जो कार्क है उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं, किसकी, NaOH के, कि हम कितना वॉल्यूम यूज किया है इसके लिए। फिर उसके हेल्प से हम NaOH की क्या निकालते हैं, सांद्रता निकालते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2, है ना। ये मान लीजिए आपके ऑक्जेलिक एसिड का है और ये आपके NaOH का है। तो NaOH की हमें नॉर्मेलिटी मान लीजिए पता नहीं है, तो ये हमारा NaOH का अननोन है, इसको हमें निकालना है। ये हमारे NaOH का वॉल्यूम आयतन होगा कि हमने कितना लिया। मान लीजिए हमने यहाँ से 10 ml लिया था NaOH, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमने जो ऑक्जेलिक एसिड लिया था वो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, 1/10। अब मान लीजिए हमने जो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे लिया वो कितने लिया, 10 ml लिया। हमें N2 क्या करना है, निकालना है। और V2 जो हमने रीडिंग ली थी, है ना, ये रीडिंग ली थी, वो जितनी आई हो उसकी जगह पे रखना है। मान लेते हैं ये कितनी आई थी, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें NaOH की नॉर्मल तब पता चल जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 का। मतलब यदि इतनी आपकी रीडिंग आती है, ये सबकी रीडिंग अलग अलग आएगी, उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ये एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है ना, तो ये कुछ भी आपकी आएगी वो आपको अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे NaOH की जो सांद्रता आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी, वो कितनी है, N/10 की है। मतलब यदि आपकी N/10 के आसपास आती है तो आपका जो NaOH है वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं थी, है ना। तो इस तरीके से हम पहले तो मानक विलयन बनाना सीख गए। मानक विलयन कहलाता क्या है, और मानक विलयन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसकी कंपोजिशन, संघटन टाइम के साथ चेंज ना हो, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जिसका कंपोजिशन टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। प्राइमरी में एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा आप लोग ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। सेकेंडरी में आप लोग याद रखिएगा NaOH और HCl हो गया आपके, ये आपके किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मलता क्या होती है, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। NaOH का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। और इसके बाद हमने देखा था अनुमापन, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या कहलाता है, नोन की सहायता से अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड करना आपका टाइट्रेशन कहलाएगा। टाइट्रेशन हम ये जो कर रहे हैं, ये हमने टाइट्रेशन की है, एक हमने बेस लिया है और एक हमने एसिड लिया है। आपसे ये भी वाइवा में पूछ सकते हैं कि आप एसिड को किस में लिए हो, कोनिकल फ्लास्क में लिए हो कि ब्यूरेट में लिए हो। तो कोनिकल फ्लास्क में हमें एसिड को लेना है और ब्यूरेट में हमेशा क्या लेना है, बेस को लेना है। अब जो इंडिकेटर हमारा था, इंडिकेटर क्या है हमारे यहाँ पे, फिनोफ्थेलीन है। फिनोफ्थेलीन को हम किस में मिलाते हैं, हमारे एसिड में मिलाते हैं कि बेस में मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइवा में। तो हम अपने इंडिकेटर को किस में मिलाते हैं, एसिड में मिलाते हैं। इंडिकेटर काम क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारी जो रिएक्शन है एसिड बेस, यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये हमारा एसिड है और ब्यूरेट में भरा हुआ है बेस। जब हम इनको मिक्स करेंगे आपस में तो ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। जब एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो जो हमारा इंडिकेटर है
उसको जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक कंडीशन मिलेगी वो अपना कलर चेंज कर देता है ना। तो कलर कैसा चेंज करता है, पिंक कलर का देता है, पिंक कलर हो जाता है हमारा सोल्यूशन। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो ये सोल्यूशन है इसमें अब एक भी एसिड नहीं बना है। और एक बात ये याद रखिएगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, एक तो साल्ट फॉर्म होता है नमक, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास, वाटर, है ना, ये बनता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं आपके। अब ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिकेटर के टाइप्स होते हैं, जैसे इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, ये सब इंडिकेटर के टाइप्स होते हैं। तो जो ये हमारा फिनोल्फ्थेलिन है, ये कैसा इंडिकेटर है हमारा, इंटरनल, आंतरिक सूचक है, इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर क्या कहलाता है, ऐसा इंडिकेटर जिसको हम हमारे जो टाइट्रेंट है उसमें हम मिक्स करने के बाद अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर वे इंडिकेटर कहलाते हैं जिसे हम टाइट्रेशन करने के बाद हमने अपने टाइट्रेंट में ऐड करके देखते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ होते हैं सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर मतलब जो हमने यहाँ पे टाइट्रेंट लिए है ना, टाइट्रेंट यहाँ पे क्या है हमारा, एसिड और बेस ये दोनों क्या है, टाइट्रेंट है। तो सेल्फ इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो कि जिसमें टाइट्रेंट जो होता है वो खुद ही एक तरीके से हमारा इंडिकेटर की तरह कार्य करने लगे। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर के टाइप्स होंगे। तो बस यही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से उसमें वाइवा में पूछ सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोग चाहें तो इसका प्रैक्टिकल करके भी हम लैब में परफॉर्म करके बता सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्रैक्टिकल आप लोगों को बताएंगे लैम्बर्ट-वियर्स लॉ के बारे में, उसके बारे में बताएंगे कि उसको हम कैसे करते हैं। बस यही आपके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे। तो आप लोग इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और कुछ आप कैसे लिखना कैसे है इनको, वो भी हम आपको कल बता देंगे। यदि आप लोगों को सही में सीखना है तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि सर हमको आप एक्सपेरिमेंट करके बताइए, और कैसे लिखना कैसे है एग्जाम में वो भी बताइए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।